नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज ये कार्यक्रम नहीं जा पाया। दिल्ली में लगातार सुबह से जोरदार बारिश हो रही है और आसपास के इलाकों में बिजली नहीं है। इस वजह से कार्यक्रम नहीं रिकॉर्ड हो पाया। बड़ी मुश्किल से हम इस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पूरा माहौल गमगीन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन सियासत नहीं रुकी है। शाह की सियासत नहीं रुकी है, मोदी की सियासत नहीं रुकी है। बिहार में ईडी पहुंच गई है। क्या बिहार गुजरात लॉबी के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है? आखिर स्वयंभू हनुमान के घर में ईडी का दस्तक देना क्या कहता है? घर में यानी बहुत करीबी के घर में। हुलास पांडे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। उनके दानापुर वाले आवास से लेकर के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। नीतीश कुमार अपनी यात्रा रोक करके घर में बैठे हुए हैं और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए यात्रा रुकी हुई है। कुछ सियासी जानकार बिहार से ये भी खबर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली भी आ सकते हैं और दिल्ली आएंगे तो क्या एआईसीसी यानी कांग्रेस के दफ्तर जाएंगे? इस पर भी सवालिया निशान है। क्या नीतीश के साथ साथ चिराग भी कुछ खेला करने की तैयारी में थे? वही खेला जिसका नाम सुनकर दर्शक कई बार आज की तारीख में नाराज भी होने लगते हैं, रूठने लगते हैं। लेकिन सवाल ये इसलिए खड़ा हुआ है कि ईडी चिराग पासवान के सबसे खास नेता और उस नेता की और भी एक पहचान जान लीजिए। बीजेपी विधायक के चाचा जी हैं, बाहुबली सुनील पांडे, जिनके पुत्र को उपचुनाव में भाजपा ने विधायक बना दिया है। सुनील पांडे के भाई हैं हुलास पांडे। सुनील पांडे अभी बीजेपी में नवागंतुक हैं, यानी नए नए आए हुए मेहमान हैं। तो हुलास पांडे के घर छापेमारी, क्या ईडी के जरिए बिहार को अपने कब्जे से न निकलने देने की आखिरी कोशिश कर रही है गुजरात लॉबी? पूरा समझेंगे, पूरा खेल क्या चल रहा है। अभिषेक कुमार को चर्चा में जोड़िए, कंट्रोल रूम फटाफट। अभिषेक, सबसे पहले हम नीतीश पर आएंगे, अगले सवाल में आएंगे। नीतीश पर जो चर्चा है दिल्ली आने को लेकर के, और दिल्ली आने पर चर्चा है तो ये भी हम समझेंगे कि दिल्ली आएंगे, अगर आएंगे तो क्या एआईसीसी जाएंगे? क्योंकि जाना तो फिर वहीं पड़ेगा। एआईसीसी जाएंगे तो वो ऐसा मूवमेंट होगा जहां पर शाह के स्कैनर से बाहर हो जाएंगे नीतीश। अक्सर लोग कहते हैं कि शाह अपने सियासी प्रतिद्वंदियों को या साथियों को, दोनों को स्कैनर में रखते हैं, सर्विलांस में रखते हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी इस बात को भीतर खाने कहते हैं कि हम भी हमेशा स्कैनर में रहते हैं। हम भी अपने मन से कहीं दाएं बाएं अगर मूवमेंट किए तो खबर पहुंच जाती है। तो क्या एआईसीसी जाएंगे? और एआईसीसी अगर जाएंगे तो इस माहौल में वहां पर नीतीश कुमार पर नजर रखना मुश्किल होगा। लेकिन उससे पहले आते हैं हुलास पांडे पर छापेमारी। बिहार की राजनीति में इसके क्या मायने हैं? देखिए आशीष जी, हुलास पांडे के बारे में जो बात आप कह रहे हैं ना, पहले हुलास पांडे के बैकग्राउंड को समझिए कि हम्म हुलास पांडे की अहमियत क्या है या सुनील पांडे की अहमियत क्या है। हम्म बड़ा सवाल यह है कि सुनील पांडे किसके या हम्म हुलास पांडे किसके। हम्म सुनील पांडे का परिवार नीतीश कुमार का बेहद करीबी रहा है, पार्टी कोई भी हो। अब चूंकि हम्म जहां से हुलास पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो हम्म सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तो हम्म वो अब आज की तारीख में उनको कोई ना कोई ठिकाना चाहिए। उन्हें लगता था कि जेडीयू ये सीट नहीं ले पाएगी, हम्म तो उन्होंने दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया। लेकिन है वो किसके करीबी, और 7 दिनों की नीतीश सरकार बहुमत हासिल करने किसके बूते के लिए टिकी हुई थी, वो बिहार में हम्म किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो सुनील पांडे का परिवार उनमें से एक था। तमाम बाहुबली कहे जाने वाले विधायकों को एक साथ जोड़ करके लाया गया था सरकार के समर्थन करने के लिए। 7 दिनों में जो हम्म सरकार गिर गई थी, याद होगा। हम्म उसमें क्या भूमिका थी सुनील पांडे की, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम्म लेकिन आज की तारीख में यह बात सही है कि ऑन पेपर, कागजों में हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी में है और महत्वपूर्ण भूमिका में। हम्म और बिहार की राजनीति में खेला होने की बात इस रूप में सामने आ रही है कि यह किसी भी समय घटित हो सकता है। हम्म क्योंकि करना क्या है, खेला होने के लिए ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होती है ना, एक डॉक्यूमेंटेशन की तो जरूरत होती है, खेला हो जाता है।
चंद्रचूड़ साहब ने खेला की संभावना को और जीवित कर दिया है अपने जजमेंट से कि अब आप कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते सरकार का जब तक फ्लोर पे ना गिरे। अब इसको देखिए, हुलास पांडे की अहमियत को समझिए। चिराग पासवान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए नंबर गेम के लिहाज से दिल्ली में महत्वपूर्ण है। और चिराग पासवान अब 2020 वाले चिराग पासवान शायद नहीं है। 2020 में वो नरेंद्र मोदी के हनुमान थे। अब एक बार हनुमान कह दिया तो कोई पत्रकार पूछता है तो कैसे सीधे सीधे पीछे हट जाए कि नहीं हम हनुमान नहीं। क्योंकि फाइनली चिराग पासवान बने एक खाटी पॉलिटिशियन जो कहते हैं वो तो है नहीं। जैसे नीतीश कुमार है, वो कह देते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे और फिर चले जाते हैं। जब वो कहना शुरू कर देते हैं कि हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लोग समझ जाते हैं कि लगता है कि आगे बात बढ़ गई दूसरे खेमे में। वो है नहीं चिराग पासवान, वो तो आप एक बड़े नेता के बेटे रहे, इस वजह से राजनीति में आगे बढ़ा दिए गए, तो सीधे कैसे कहें कि हम हनुमान नहीं है। दरअसल चिराग पासवान को येन केन प्रकारेण एनडीए के फोल्ड में बनाए रखने के लिए उनके करीबियों पर निशाना साधा जा रहा है। और ये पुराना मॉडल है, नरेंद्र मोदी सरकार में ईडी का पुराना मॉडल है। आप देखिए, गब्बू सिंह और कारू सिंह, ये ललन सिंह और विजय चौधरी के दो करीबी थे। उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में थे, याद है ना। और फिर नीतीश कुमार को इधर लाने का इंतजाम वाया गब्बू सिंह कारू सिंह, कई लोग कहते हैं कि किया गया, लेकिन नीतीश कुमार पर इसका असर नहीं पड़ा। असर दरअसल वो इंडिया अलायंस की परिस्थितियां, लालू यादव के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, तमाम तरह की बातें, ये भी एक कारण रहा होगा ईडी वाला। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दिल्ली के नंबर गेम को दुरुस्त करने के लिए जहां आर्म ट्विस्टिंग की जरूरत है, वो आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, जहां दूसरी जरूरत है वो कर रही है। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस कह दे कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, है हिम्मत इस देश के किसी दलित नेता की जो इस देश के को पहले दलित प्रधानमंत्री की राह में रोड़ा बन के खड़ा हो जाए? नहीं है। न तो चंद्रशेखर रावण विरोध कर पाएंगे, न चिराग पासवान कर पाएंगे, न जीतन राम मांझी कर पाएंगे। रामदास अठावले राज्यसभा में है, लिहाजा उनके विरोध समर्थन का कोई मतलब नहीं। तो ये सब परिस्थितियां हैं और कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह के संकेत जरूर है कि दिल्ली की परिस्थितियां अब नरेंद्र मोदी के लिए 4 जून से 9 जून के बीच वाली परिस्थितियों की तरह नहीं है। अब हालात बदले हुए हैं और हालात इस रूप में बदले हुए हैं जिसमें ललन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी याद कीजिए, उनके बड़े करीबी रहे सुनील पांडे, उनके परिवार के, ललन सिंह के बेहद करीबी रहे सुनील पांडे का परिवार। अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता देता हूं, दोनों एक ही जाति से ही भी आते हैं। अब आगे देखिए, ललन सिंह ने क्या कहा दिल्ली में, अभी परसों या 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ललन सिंह और संजय झा ने की थी दिल्ली के इलेक्शन पर। पत्रकारों ने पूछा कि बिहार चुनाव में चेहरा कौन होंगे। उन्होंने कहा कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तब वहां कोई समझदार पत्रकार भी मौजूद था, समझदार रिपोर्टर, उसने पूछ लिया कि वो तो ठीक है चेहरा होंगे, चुनाव के बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? तो ललन सिंह ने कहा एनडीए में रहेंगे तो जरूर बनेंगे। मतलब ललन सिंह को भी कहीं ना कहीं डाउट है कि परिस्थितियां दूसरी दिशा में जा सकती है। और कुछ दिनों में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच मेल मिलाप ज्यादा बढ़ा है। ये भी आपने देखा होगा, गुलदस्ता लेके 2-2 बार गए। चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग गिरिराज सिंह बाद में कर रहे हैं, पहले सबसे पहले उन्होंने ही की थी। तो चीजें बहुत अलग अलग डायरेक्शन से बीजेपी को लग रहा है कि अब अलायंस पार्टनर को साधने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इस मामले में महाराष्ट्र वाले सब होशियार निकले। अजीत पवार वगैरह गए तो सबसे पहले केस में क्लियरेंस हासिल किया है। इन लोगों के ऊपर डायरेक्ट कोई केस नहीं है क्योंकि चिराग पासवान तो पहली बार मंत्री बने हैं। अब उनके पास जो भी चीजें पकड़ी जाएंगी, देखिए डायरेक्ट पकड़ना कैसे मुश्किल है। चिराग पासवान के यहाँ जो भी कुछ पकड़ा जाएगा तो पैतृक संपत्ति के आधार पर ही देखा जाएगा ना उसको। चिराग पासवान तो 2 टर्म के एमपी है, सांसद फंड के सिवा उनके पास था क्या? और सांसद फंड जितना यूटिलाइज हुआ उसके बारे में ऑलरेडी सीएजी अपनी रिपोर्ट दे चुकी होगी। सीएजी ऑडिटिंग करती है एमपी फंड की, पता है आपको। तो सब कुछ सरकार को मिल चुका होगा, उसमें तो उनके पास कुछ होगा नहीं निकालने के लिए। अब पहली बार ये मंत्री बने हैं। अब अगर चिराग पासवान डायरेक्ट तभी पकड़े जाएंगे जब उनके बारे में मंत्रालय भी दिया है फूड प्रोसेसिंग। महाराज उसमें क्या है कि चिराग पासवान के बारे में कुछ निकालेंगे? कौन सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है?
कौन सा किसको दे रहे हैं, कौन सा मेगा फूड अब पार्क से बना है कि उसका ठेका अब किसी को दे दिया, तो करीबियों अब तक से ही पहुंचा जाएगा ना। अब से चिराग तक डायरेक्ट हाथ डालना बहुत आसान नहीं है। और दूसरी बात, चिराग पर हाथ डालने पर भी चिराग का जो मतदाता है 5% ना, वो और हम्म, कंसल्टेट होता है और मजबूती हम्म, से साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं जरा हुलास पांडे पर मैं फिर आऊंगा। अभी नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों के समीकरणों को समझना जरूरी है। हुलास पांडे को समझना जरूरी है, क्योंकि बिहार के लोग तो जानते होंगे, बिहार के बाहर के दर्शक नहीं जानेंगे कि उसको मतलब नॉर्मल कोई सामान्य नेता की अच्छा चलो हो गया छापेमारी। हुलास पांडे की अगर आपको हैसियत राजनीतिक समझनी है तो ये समझिए कि एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे हुलास का पांडे, हम्म, अध्यक्ष थे। इन पर ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम सुना होगा बिहार के लोगों ने, सबने, बिहार के जी, बाहर के लोगों को बता दें। रणवीर सेना के मुखिया थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के मामले में सीबीआई ने इन पर चार्जशीट हम्म, दाखिल किया था हुलास पांडे पे। और उस चार्जशीट के बाद पिछले दिसंबर की बात है, अब साल भर हो गए, पिछले दिसंबर में चार्जशीट जब दाखिल हुआ तो उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा हम्म, दिया हुलास पांडे ने। खोता है नैतिकता, हालांकि बाहुबली लोग हैं लेकिन फिर भी नैतिकता दिखाई। अब साल भर हो चुके हैं उसको, और जो चार्जशीट इन पर दाखिल हुई थी, आरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने वो रद्द भी, खारिज कर दिया उसको। उससे जो है बाहर आ चुके हैं हुलास पांडे। हुलास पांडे के भाई सुनील पांडे बिहार के जो बड़े नामी बाहुबली हैं, उनको आप विख्यात कहिए कुख्यात कहिए, उनमें से एक हैं। अब और एक बात बताऊं, तरारी का उपचुनाव, जिसका मैंने शुरू में कहा था कि भतीजा भाजपा विधायक है, तरारी के उपचुनाव में इनका भतीजा ने, सुनील पांडे के बेटे को भाजपा ने टिकट दिया। उस चुनाव को जिताने में सुनील पांडे से कम नहीं, ज्यादा मेहनत की थी हुलास पांडे ने। हुलास पांडे ने तरारी में पूरा कैंप किया था, भतीजे जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। कोई पार्टी लाइन की भी दिक्कत नहीं थी कि एनडीए के ही हिस्सा है। अब बात जो कही अभिषेक जी ने, उसी पर अब समझिए जरा रिश्तों को। फिर नीतीश के दिल्ली वाले पे, वो तो खैर अभी मामला पुख्ता नहीं, इसलिए उस पर आखिर में चर्चा करेंगे। दरअसल चिराग फॉर्मूले के जरिए ही सबको पता है कि 2020 में क्या किया था भाजपा ने। निजी तौर पर कोई रंजिश नहीं है कि चिराग पासवान में और नीतीश कुमार में। चिराग पासवान तो भतीजे जैसे ही हैं नीतीश कुमार के लिए, जैसे तेजस्वी हैं। तो तेजस्वी जब दुलारे हो सकते हैं, प्यारे हो सकते हैं, तो चिराग में कौन सा ऐसा कांटा लगा है? चिराग पासवान जो बुके वाली बात की है, वो हमने कई तस्वीरें देखी हैं, वो बुके लेकर के मिले हैं जो है। अच्छा, चिराग पासवान भी भुक्तभोगी हैं। भाजपा वो लड्डू है कि न खाने तो लगता है कि नहीं खाए, कैसा होगा, देसी घी में है, डालडम बना है, खा लो तो उसके बाद लड्डू खाने से आदमी की नफरत हो जाती है, फिर लड्डू खाता नहीं है। चिराग पासवान, जब चिराग फॉर्मूला अपनाया गया था, उसके बाद असली उनको राजनैतिक अनुभव उसके बाद प्राप्त हुआ। उनको जो कहते हैं ना बोधि, जो है बिहार के हैं, गया वगैरह जाते हैं, उनको वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ 2020 के चिराग फार्मूला के बाद से। जब उनको ढक्कन कर दिया, पैदल कर दिया, देसी भाषा में कहते हैं ढक्कन कर दिया, तो वही कर रहा हूं, ढक्कन कर दिया। चाचा के पास कुछ नहीं था, लेकिन चाचा के पास पार्टी थी। जनाधार वोट बैंक चिराग के पास था, लेकिन चिराग के पास पार्टी नहीं थी। इस काम में बीजेपी माहिर है। अब वो कुछ भी कहें, वो उस दौर में उनकी अभी अनुभव नहीं था राजनीतिक रूप से, तो उन्होंने कहा कि हम हनुमान हैं, लेकिन भीतर से तो पता है कि हनुमान के साथ क्या हुआ है, भीतर से पता है। और चिराग पासवान को भी, अभी चिराग पासवान की उम्र कुछ भी नहीं है, बहुत युवा है अभिषेक, उनके लिए भी राजनीति में अभी अपार संभावनाएं हैं। भाई नीतीश कुमार तो राजनीति के अंतिम दौर में है, भविष्य तो चिराग का, तेजस्वी का, इन्हीं लोग का है। तो उसको देखते हुए क्या ऐसा है कि ये चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये सब एक हो चुके हैं? मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं करूंगा और जीतन मांझी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन दोनों के पास बहुत कुछ नहीं है। अगर चिराग और नीतीश एक हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा। 5% नीतीश का वोट बैंक, 16% के आसपास, और 5% चिराग। चिराग भी लालू के साथ, लालू एंड फैमिली के साथ कंफर्टेबल है, तेजस्वी के साथ कंफर्टेबल है। पॉलिटिकल मामलों से अलग हटके हमेशा कहते हैं कि उस परिवार से मेरा निजी जुड़ाव है, हमको मानते हैं वो लोग, प्यार करते हैं हम लोग, चिराग तेजस्वी भाई जैसे हैं। क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि ये पुराना चिराग फॉर्मूला हटा दिया गया, उसको फेंक दिया और नीतीश कुमार ने भतीजे को अपने साथ गले लगा लिया है? देखिए आशीष जी,
पहली चीज ये है कि सत्ता जिस प्रकार से बिहार में चलाने की कोशिश हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है, और न सिर्फ बिहार में, हर जगह, जो अपने सहयोगी दलों पर न सिर्फ बुरी नजर रखती है बल्कि पूरी नजर रखती है। ये एक ऐसी पहचान बीजेपी की बन चुकी है। चिराग पासवान भुक्तभोगी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पार्टी में अकेले वो रह गए, चचेरा भाई चाचा सब चले गए दूसरे खेमे में। वो सब कुछ सबने देखा है। और टिकट की बात जहां तक हुई, अब आप देखिए, हम सब बाहर से देखते हैं, हम रिंग साइड से नहीं देखते, क्योंकि पहले पत्रकारों को काफी हद तक रिंग साइड एक्सेस होती थी। अब रिंग साइड एक्सेस पत्रकारों की किसी पार्टी में नहीं है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में तो एकदम नहीं है, लेकिन जेडीयू जैसी पार्टी में भी नहीं है। अब हो क्या रहा है कि अशोक चौधरी को हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब एक रोचक वाकया आपको बता दें, अशोक चौधरी अपनी बेटी के साथ मिलने गए थे चिराग पासवान से, नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार ने पूछ लिया था, वहां कुछ पत्रकार भी थे। बेटी ने जब पैर छू के प्रणाम किया नीतीश कुमार को, तो पूछ लिया, अरे इसको भी साथे लेके वही कहा नहीं चली गई है, अशोक चौधरी की तरफ इशारा करते हुए। तो बहुत सारी चीजें इस रूप में गुथी हुई है कि अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ ना जाए, अब देखिए महत्व समझिए क्या है इसमें। दिनेश सिंह एमएलसी मुजफ्फरपुर जिले के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं दिनेश सिंह, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। मुजफ्फरपुर का डिफैक्टो सीएम कहते हैं नीतीश कुमार इनको, दिनेश सिंह को। एमएलसी है जेडीयू के, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनकी पत्नी सांसद है लोजपा से, वीणा देवी, वो भी बगावत करके गई थी पशुपति पारस के साथ, लेकिन फिर चिराग को उन्हें टिकट देना पड़ा। एक संभवी चौधरी है, दो तो यही हो गए। एक है राजेश वर्मा, पहली बार गोल्ड स्मिथ कम्युनिटी से शायद बिहार में सुनार जाति से कोई सांसद हुआ है, वो बड़े व्यवसायी रहे हैं। हाई कोर्ट ने एक बार उनके खिलाफ बड़ी कड़ी टिप्पणी भी की थी, खास करके वो जो मामला होता है वो प्राइवेट फाइनेंसिंग वाला, उस मामले में। चिटफंड नहीं था वो मामला, दरअसल ये था कि उसको चिटफंड नहीं कहेंगे, वो एक तरह से महाजनी प्रथा जो थी ना, उसका हाँ, वो रूप था जिसमें कई सारे दुखद घटनाएं भी हो गई कथित तौर पर। अब चलिए, तो ये तीन तो अपने ही है, अब 5 में 3 इधर है, तो पार्टी दोबारा टूटे इससे बेहतर है कि चिराग पासवान को जाना होगा। दूसरी चीज, चिराग पासवान को एक चीज और दिख रही है। संजय पासवान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री थे, डॉक्टर थे। संजय तब नवादा सुरक्षित लोकसभा सीट हुआ करती थी। संजय पासवान को नरेंद्र मोदी ने फोन किया था, बीच में हालचाल लिया। उनके बेटे गुरु प्रकाश पासवान हर दिन आपको किसी न किसी टीवी चैनल पर भाजपा प्रवक्ता के रूप में दिख जाएंगे। गुरु प्रकाश पासवान नहीं लिखते हैं, गुरु प्रकाश को आप देखते होंगे। बीजेपी उनकी ग्रूमिंग कर रही है। इस पूरे खेल को समझिएगा तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो चिराग, अच्छा एक बात तो तय है, देखिए कोई कुछ भी कहे, बिहार में जितनी छोटी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबकी दुकानदारी तभी चल रही है जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। अगर लालू यादव का परिवार मुख्यमंत्री बन गया बिहार में, या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो गई, किसी छोटी पार्टी की दुकानदारी बिहार में नहीं चलने जा रही है, लिख के रख लीजिए। होता है ना कि उम्र बढ़ने के साथ चीजें समझ में आती है। उस समय तो चिराग पासवान मोहरे के तौर पर चिराग मॉडल में इस्तेमाल हो गए 2020 में। अब उनको भी धीरे धीरे समझ में शायद आ रहा है कि नहीं, राजनीति जितनी सीधी और सपाट दिखती है उतनी होती नहीं है। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि अपने विरोध, मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूं, आप समझ जाएंगे इस घटना को आप समझ जाएंगे। आपको याद है लालू यादव, शरद यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे 99 का लोकसभा। 98 में शरद यादव को लालू यादव ने हरा दिया था, और करगिल के बाद वाले चुनाव में शरद यादव ने धांधली का आरोप लगाकर चुनाव रद्द करने की मांग की, लेकिन वो जीत गए। जैसे ही शरद यादव के जीतने की खबर आई, मुझे एक बेहद करीबी ने बताया था, उस घटनाक्रम के साक्षी रहे राजद के नेता ने बताया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, कथित तौर पर, मैं कथित तौर पर का इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सुनी बात है, दर्शक ज्यादा बेहतर समझते हैं। कथित तौर पर लालू यादव ने फोन किया कि नीतीश को सर्टिफिकेट दो जीत का।
क्योंकि शरद यादव जीत के बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अगर नीतीश नहीं जीते तो, नीतीश हार गए तो नीतीश कुमार और शरद विरोधी थे उनके। नीतीश कुमार विरोधी थे, उनकी जगह मुख्यमंत्री बनने के लिए वो लड़ रहे थे। लालू को सत्ता से हटाने के लिए मोर्चा खोल रखा था। तो राजनीति में कई बार ये होता है कि अपने विरोधियों को भी सहमात के खेल में आगे रखना होता है। आज एक बात जान लीजिए, लालू यादव की सियासत क्यों जिंदा है? सत्ता चली गई ना 20 साल पहले। जिसकी सत्ता 20 साल पहले चली जाए उसकी सियासत जिंदा रहती है क्या इस देश में? ममता बनर्जी की सत्ता चली जाए पार्टी खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार की सत्ता चली जाए पार्टी खत्म हो जाएगी। बहुतों की पार्टी, मायावती की सत्ता 10 साल हुए गए हुए, पार्टी खत्म हो गई लगभग। सत्ता जाने के बावजूद तो अगर सियासत बची हुई है तो नीतीश कुमार के योगदान को आप नहीं भूल सकते। चिराग पासवान अब इस चीज को शायद सियासत में पारंगत होते हुए धीरे धीरे दांव पेच को समझते हुए सीख गए हैं कि नहीं, बीजेपी को कंट्रोल करना जरूरी है, बीजेपी का मोहरा बनने की जरूरत नहीं है। और ये बात अब भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अब चिराग पासवान भी पहले की तरह लॉयल की तरह भूमिका नहीं निभाएंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ उकसा करके मोहरा बना करके यूज कर लिया। और उन्हें पता है कि ओम प्रकाश राजभर बना दिए जाएंगे कुछ दिनों में। नहीं, मैं अब कुछ चीजें और दर्शकों को याद दिला दूं। इस जो मोदी 3.0 जो तीसरी बार सरकार बनी है मोदी जी की, इस सरकार बनने के बाद अगर सरकार के आप कहिए कि लाइन के खिलाफ, सरकार की लाइन के खिलाफ, मोदी की लाइन के खिलाफ सबसे ज्यादा बार कोई गया है तो चिराग पासवान गए हैं। चिराग पासवान, चाहे लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे जातीय सर्वे की बात हो, हर मामले पर सरकार के बयान से, चाहे वक्फ का बात, वक्फ वाला बिल हो, उस पर सब पे सबसे मुखर होकर के गए हैं। मुखर जब जब हुए तब तक उनको फिर से लगाम लगाने की कोशिश भी हुई, और कई तरीके से हुई, सबने देखा। एक दो मुकदमे इनके खुलवाए गए, डिग्री की, फर्जी डिग्री की बात आई, गलत हलफनामे की बात आई, सब कुछ हुआ। उसके बाद एक बात और गौर करने वाली है कि चिराग पासवान वोटों के कॉम्बिनेशन अगर वोट ट्रांसफर हो जाए तो कितने प्रभावी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 100% स्ट्राइक रेट, अभी झारखंड में देखिए 100% स्ट्राइक रेट, एक सीट थी 100% स्ट्राइक रेट, वो चिराग पासवान ने दिखाया है। चिराग पासवान और हुलास पांडे, मैंने कहा था हुलास पांडे के पटना से लेकर बेंगलुरु तक छापे पड़े, कोई सामान्य नहीं है छापेमारी। ये छापेमारी बड़ी छापेमारी है। और जो इंटरनली बताया जा रहा है कि बहुत सारा केस, और हालांकि बाद में ईडी कुछ दे नहीं पाती है, नॉर्मली यही होता है, लेकिन बहुत सारा केस, बहुत सारे जो है संपत्ति के, जायदाद के आपको बता दूं, मैंने वो खबर देखी तो मेरे कान खड़े हो गए, बेंगलुरु वाली। बेंगलुरु तक छापेमारी अगर हुई है, पता नहीं, मेरा सिक्स सेंस तो यही कह रहा है ये राजीव राय तक पहुंचने की कवायद तो नहीं है। ध्यान रखिए, दोनों के बीच के रिश्तों को सब लोग नहीं जानते हैं कि हुलास पांडे का परिवार और राजीव राय, मऊ वाले, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। राजीव राय का तो पूरा शैक्षणिक साम्राज्य भी है और दोनों बहुत नजदीकी भी है। और राजीव राय का शैक्षणिक, एजुकेशनल आप कहिए, जो है अंपायर है बेंगलुरु में राजीव राय का। और बलिया से लेके मऊ, घोसी, पूरा जो गाजीपुर तक तमाम बच्चों को मदद करते हैं राजीव राय, पढ़ाई लिखाई में हर तरीके से। पहली बार इस बार सांसद बने और हराया भी, देखिए बड़े मजबूत प्रत्याशी को है, जिस पर भाजपा को बड़ी उम्मीद थी कि इनको झोंक देंगे और चुनाव जीत के आ जाएंगे। तो खैर राजीव राय तक जो आप जोड़ रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन इस सबके बीच ये चिराग पासवान के जो तेवर थे, यानी चिराग पासवान कंफर्टेबल नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की लाइन को बार बार क्रॉस कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। बस उनको कंफर्ट जोन इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि अकेले उनको बीजेपी किसी न किसी तरीके से कैप्चर कर लेती है। तो क्या ये 12-5-17 की तैयारी तो नहीं है? 12-5-17 पे तब थोड़ा भाजपा, जब संख्या बढ़ती है तो भाजपा जो है नर्वस 90s में चली जाती है, फिर नर्वस हो जाती है। देखिए एक चीज बता देते हैं आशीष जी, आपको थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा, बहुत सारी चीजें इशारों में कही जाती है। अगर नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिल्ली आते हैं तो ये कैजुअल घटना है, तब बहुत ज्यादा इस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अगर नहीं आते हैं यहाँ तो तय मानिए कि देखिए नीतीश कुमार स्वस्थ है, हर जगह दौरे पर जा रहे हैं। और मैंने जहां तक देखा है नीतीश कुमार को,
चंद्रशेखर जी के अंतिम संस्कार में देखा, अटल जी के अंतिम संस्कार में देखा, मुख्यमंत्री रहते हुए चंद्रशेखर जी में तो पूरी कैबिनेट लेके आ गए थे, मुझे जहां तक याद है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, जॉर्ज साहब के अंतिम संस्कार में भी देखा। मतलब पूर्व प्रधानमंत्रियों वाले में कलाम साहब में भी वो दिल्ली आए थे, 2 दिनों तक बैठे हुए थे नीतीश कुमार। अब सवाल ये, प्रमोद महाजन में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके अंतिम संस्कार में मुंबई गए थे। नीतीश कुमार अगर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में नहीं आए तो मान लीजिए कि बिहार बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ गया है। दरअसल देखिए, जब आपके मन में कोई चोर नहीं होता है, चोर शब्द का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पे कर रहा हूं, नीतीश कुमार के समर्थक कहीं नाराज ना हो जाए हमसे। हम किसी भी राजनेता को चोर नहीं कह सकते, मतलब मन में किसी तरह की खोट ना हो, उचित शब्द खोट है। मन में किसी तरह की खोट ना हो तो सीधे सीधे आने में कोई दिक्कत नहीं है अंतिम संस्कार में। भाई एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे, वो कोई दिक्कत नहीं है। संसद में आर्थिक मामलों की मंत्री, वो संसदीय समिति के सदस्य भी थे नीतीश कुमार जब वो वित्त मंत्री थे तब। तो सवाल ये है कि उसमें अगर वो आते तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन कार्यक्रम स्थगित भी कर दिया, नहीं आ रहे हैं, ये कान खड़े करने वाली बात है। क्योंकि नहीं आने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं उसका मैसेज पहले से देना नहीं चाहते। ये ध्यान रखिएगा। नहीं, नीतीश कुमार के तो मन में इतना खोट है कि मैं उनके आने और ना आने दोनों को संदेह से देखता हूं। भाई निजी तौर पर मेरी राय है कि इतना खोट है उनके मन में कि उनका आना भी संदेह भरा होता है, ना आना भी संदेह भरा होता है। चिराग को तो फिर भी हम आंक सकते हैं, भाप सकते हैं, क्योंकि चिराग में अभी वो वाला अंदाज नहीं है। और नीतीश कुमार जैसे अब राजनीति करने वाला कोई देश में बच्चा भी नहीं है कि जिसके मन में क्या चल रहा है पता ही न चले, कब किसको गच्चा दे दे पता ही नहीं चले। हालांकि कल ही उन्होंने बिहार में फिर कहा है एक बात, फिर मैं इस सारी चीजों के बीच में दर्शकों को बता दूं, कल फिर कहा है उन्होंने कि 2 बार जाग गलती कर दी, अब कहीं नहीं जाएंगे। और ये जब कल बोला है इन्होंने तो 4 दिन 5 दिन के मौन व्रत के बाद बोला है। 4-5 दिन के मौन व्रत के बाद बोला है उन्होंने, मतलब 5 दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे। कल बोले तो कहीं नहीं जाएंगे। पता नहीं कहीं से आता है स्क्रिप्ट कि अब बोल दो, बहुत हो गया, 4 दिन नहीं बोले हो, या अपने मन में ही ये सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़े उस्ताद हैं, अपने मन से ही हाँकते रहते हैं सबको कि 4 दिन हो गया, अब आज ये बोलना जरूरी है। ये नीतीश को आप, मतलब आप थोड़ा हो सकता है कि तारीफ कर दें, लेकिन मैं नीतीश की राजनीति का निजी तौर पर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से भी भयंकर अगर आलोचना करनी हो तो मैं नीतीश कुमार की राजनीति करने के लिए तैयार हूं, भले दर्शक कुछ रूठ जाए, कोई बात नहीं है। क्योंकि इतनी राजनीति में जो इनक्रेडिबल, मतलब क्रेडिबिलिटी का इशू है ना, एकदम इतने क्रेडिबिलिटी के पैरामीटर पर राजनीति को इतना नीचे, इतना रसातल में गिरा दिया नीतीश कुमार ने कि अब किसी पर भरोसा ही नहीं होता। और नीतीश कुमार की जब हम चर्चा करते हैं अभिषेक जी, हम आपको बड़ा गंभीर बात बता रहा हूं मैं, नीतीश कुमार पे जब हम लोग चर्चा करते हैं तो दर्शक हम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। नीतीश कुमार चुप है, राजनीति में होता है एनालिसिस की चुप है, क्यों चुप है, आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो क्या हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीति की क्रेडिबिलिटी को इतना गिराया कि नीतीश कुमार पर चर्चा करने वाले की क्रेडिबिलिटी पर आजकल खतरा पैदा हो जा रहा है। दर्शक कहता है कि नहीं इसको मत सुनो, नीतीश कुमार की बात कर रहा है, वो फर्जी, उसका कुछ पता ही नहीं रहता है। ये हालत कर दी है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं कि पूरे बिहार की क्रेडिबिलिटी को जो है दांव पे लगा दिए हैं अपने सियासत के चक्कर में। फाइनल एक कमेंट बस इस पे, अब वो बिहार पर ग्रहण हो गए हैं नीतीश कुमार। देखिए, दिक्कत क्या है कि बायोलॉजिकल क्लॉक और जनरेशनल चेंज को बहुत सारे नेता नहीं समझ पाते। लाल कृष्ण आडवाणी भी नहीं समझ पाए थे। अब जमाना बदल गया, अब नई पौध राजनीति में सामने आ गई। आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, हर चिराग पासवान, अब राजनीति नए फोल्ड में, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, नई पीढ़ी सामने आ गई। लालू यादव स्वास्थ्य और केस मुकदमों से बाहर हो गए। मुलायम सिंह यादव अब स्मृति शेष है। रामविलास पासवान, सुशील मोदी, ये सब स्मृति शेष है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज स्मृति शेष है। मतलब 74 आंदोलन वाली पीढ़ी अब राजनीति में, 74 को 50 साल हो गए जनाब। 74 के छात्र आंदोलन कितने दिन हो गए? 50 साल हो गए। 74 के छात्र आंदोलन में के तो वही आदमी एक्टिव है नीतीश कुमार के अलावा जो जेल नहीं गए थे, और वो हर जगह कहते हैं कि हम ही थे नरेंद्र मोदी, हम ही थे जयप्रकाश नारायण की सेवा में, हम ही थे लोगों को खाना पहुंचाते थे जेल में, हम ही थे जो बांग्लादेश के
स्वतंत्रता संग्राम में गए, हर जगह नहीं, वो तो खैर जब यूनिवर्सल है, जब उनकी बात छोड़ जब आप दीजिए। कह रहे थे जब आप कह रहे थे कि सभी लोग अब स्मृति शेष हैं, तो मैं ये बोलने वाला था कि लेकिन अभी बांग्लादेश, वो तो 75 और जेपी का आंदोलन तो बाद में आया, 71 में बांग्लादेश की मुक्ति में जो सबसे बड़ा योद्धा था वो भी है हमारे बीच नहीं, में। सुनिए, सक्रिय, हाँ तो नीतीश हाँ। में नीतीश कुमार पर आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार को अब नई पीढ़ी के साथ ही राजनीति करनी होगी अगर वो एक्टिव रहना चाहते हो तो। और जनरेशनल शिफ्ट को समझना होगा कि अब लोगों की सोच कहां तक है, क्या बदल गई। तब रोटी कपड़ा मकान की राजनीति करते थे, तब आटा की राजनीति करते थे, आज डेटा पर राजनीति हो रही है। हम्म। इस बदलाव को और इस बदलाव वाली पीढ़ी को अब कमान देनी होगी। अपनी पार्टी में उन्होंने वो पीढ़ी तैयार नहीं की। ये उनका ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस प्रदर्शित करता है कि जैसे आप देखिए नीतीश कुमार कहां से आए। चंद्रशेखर और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों ने नीतीश कुमार, लालू यादव वगैरह की ग्रूमिंग की। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इस पीढ़ी को तैयार किया इसकी पहले वाली पीढ़ी ने। उन लोगों को किसने तैयार किया था? आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया जैसे लोगों ने। नीतीश कुमार इस मामले में इस देश में एक निंदा का पात्र है कि नीतीश कुमार ने समाजवादी राजनीति को विसर्जित किया, या इनकी पीढ़ी ने इसको वंशानुगत पारिवारिक जो है ना प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। कि पूरी पीढ़ी 74 आंदोलन की पूरी पीढ़ी इसके लिए दोषी मानी जाएगी। नीतीश कुमार कहते हैं वंशवाद को नहीं बढ़ाया। अरे वंशवाद को नहीं बढ़ाया तो आपने नई पीढ़ी कहां बढ़ाई? किसको आपने ग्रूम किया लीडरशिप के तौर पर? किसको लाए जो इसका वैचारिक आग्रह हो और भविष्य में नेतृत्व कर सके? आप नहीं लाए संजय तो झा, आप भी नहीं दोषी है। परिवार संजय वाले झा को लाए, लोगों ने कम से कम एक पीढ़ी संजय तो झा को तैयार लाए, कर दी घर में ही। नहीं संजय झा को लाए, संजय झा को लाए तो पीढ़ी तैयार वो कर रहे कब हैं के अभी, नेता है जी? वो कब के नेता है हमें बताइए तो। तैयार कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं, ग्रूमिंग। संजय संजय झा, देखिए संजय झा यदि इस देश में नेता है, संजय झा को अगर आप नेता कहते हैं, गौरव वल्लभ भी नेता है। संजय झा यदि इस देश में नेता है तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आप नेता कह सकते हैं। भाई बिहार की राजनीति में आप कुछ भी कहें, नेता तीन ही है बिहार में, चाहे कोई माने और ना माने। नए जनरेशन में तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और चिराग पासवान, यही तीन नेता ग्रूम करके सामने आए हैं। उसमें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की तुलना में कन्हैया कुमार को मैं ज्यादा बेहतर इसलिए मानता हूं कि वो किसी वंशवादी वृक्ष से निकलकर नहीं आए हैं, वो अपने बूते आए। ठीक है, सब हो सकता है कि उनकी राजनीति से मतांतर हो, हम सहमत ना हो। नीतीश कुमार की पार्टी में अगला जनरेशन का पता ही नहीं है। पार्टी के लोग फ्यूचर के लिए परेशान है। जब तक सत्ता है बस क्लाइमेट चेंज के गुरु क्या क्या नीरज कुमार कहते रहते हैं, सब ठीक है। बिहार के लिए बड़ा अच्छा काम किया, मान लिया आपकी बात की बहुत अच्छा किया, लेकिन बिहार के लिए क्या, अब इसके आगे क्या? बिहार के लिए अगर बहुत अच्छा काम किया तो सवाल है इसके आगे क्या? इंदिरा गांधी ने तो 1975 में सिक्किम का विलय कराया भारत में। इसका मतलब क्या मान लिया जाए कि 75 में इमरजेंसी जो थोपी उसके लिए सिक्किम के विलय की वजह से माफ कर दिया जाए? नहीं किया देश की जनता ने। 74 में परमाणु परीक्षण किया, लेकिन 74 के छात्र आंदोलन को लोग भूल गए क्या? नीतीश कुमार ने वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया, इस आधार पर हम उनको दोष मुक्त नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया लेकिन पार्टी डुबो दी। अच्छा काम किया लेकिन विचारधारा के विसर्जन में अपना योगदान वंशवादी नेताओं से ज्यादा दिया। ये एक सच्चाई है। और अब जिस तरह से राजनीति चल रही है, अगर नीतीश कुमार उधर भी जाएंगे, ठीक है, परिस्थिति की वजह से तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव के साथ एक दूसरी चीज है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लालू यादव एक दूसरे तरह के विचार के नेता है। लालू यादव पर आप देखिएगा तमाम बातें आप कहिए, लेकिन लालू यादव पर आप कभी भी बिहार में जाइए तो जो तबका लालू यादव के विरोध में आंदोलन करके उनको सत्ता से हटाया, उस तबके के अंदर भी स्वीकार्यता दूसरे नेताओं की तुलना में नीतीश कुमार से भी ज्यादा आज भी नहीं। व्यक्ति के तौर पर तो लालू यादव ही ठीक है। हाँ तो लालू यादव बिल्कुल। के, रामविलास पासवान के बच्चे सिनेमाई दुनिया से आए हैं। सिनेमाई दुनिया से आए हुए लोगों में अपने पिता के रिश्तों को लेकर उस तरह का वो जज्बा, उस तरह का मोह नहीं होता है। और दूसरी चीज ये भी है, लोग भूल कर जाते हैं, रामविलास पासवान 74 आंदोलन की राजनीतिक उपज नहीं थे। वो 69 में एमएलए हो चुके थे 5 साल पहले। 74 वाली पीढ़ी एक अलग पीढ़ी है। मुलायम सिंह यादव को 74 आंदोलन का नेता नहीं कह सकते, वो नहीं नहीं, 67 में एमएलए 67 हो में, चुके थे। 67 में जी, विधायक बने थे। छात्र आंदोलन से जो लोग आए, देखिए सुशील मोदी और लालू यादव के बीच कितनी मधुरता थी, कितने मधुर संबंध थे।
और कितनी ज्यादा दोनों में आप, सुशील मोदी टीवी इंटरव्यू में कहते थे कि जितना राबड़ी देवी नहीं जानती है लालू यादव को उतना मैं जानता हूं। उनके पास वो कहने का एक अधिकार था। लालू यादव ने कह दिया, आंख सेकने जा रहे हैं, कहां कोई प्रतिक्रिया ऐसी आई? भाई जो नहीं जानते हैं लालू यादव और नीतीश कुमार के इक्वेशन को, तेजस्वी यादव ने देखा है कि उनके बाप का, उनके पिता का और उनके चाचा जो है नीतीश कुमार क्या संबंध रहे हैं, कैसे संबंध रहे, वो जानते हैं। मैंने अभी बताया ना कि जैसे शरद यादव को के जीतने की खबर आई, कथित तौर पर मैनेज करके नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दिलवाओ, ताकि बिहार में शरद यादव कोई यादव लीडरशिप खड़ी ना कर दे। नीतीश कुमार रहेंगे तो नीतीश ज्यादा समझदार और तेज आदमी है, ये शरद यादव को कंट्रोल करके रखेंगे। चीजों को समझिए, समझ में आ जाएगी सारी चीजें आपको कि क्या रिश्ता है दोनों में। आप ये देखिए, लालू यादव को जनाधार को कभी चोट पहुंचाई यादव जनाधार को नीतीश कुमार ने? कभी नहीं। वो चाहते तो पहुंचा पहुंचा सकते थे, नहीं पहुंचाई। तो ये एक बड़ा कारण है कि बिहार में खेला होने की बात होती है, लेकिन खेला होने में हुलास पांडे फैक्टर कोई रोक पाएगा और हुलास पांडे की वजह से तेजस्वी चिराग पासवान रुक जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि एक चीज जानिए, चिराग पासवान की पार्टी में वही फॉर्मूला है टिकट लेने का जो कई लोग कहते हैं जो फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी में है। चलिए, खैर जी। अब फॉर्मूला आगे देखते हैं क्या बनता है, क्या बिगड़ता है। फॉर्मूला सब कुछ तो एक ही आदमी, केंद्र में तो एक ही आदमी है जिसने क्रेडिबिलिटी जो है दाह संस्कार कर दिया, 13वीं कर दी है। वही आदमी केंद्र बिंदु में है, नाम है नीतीश कुमार। अब देखते हैं क्या होता है बिहार का। नीतीश कुमार की वजह से बिहार कब तक अधर में रहता है, बिहार कब तक इस देश में असमंजस वाली राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहता है। असमंजस वाली राजनीति का केंद्र है, एपिसेंटर है, जहां पर रोज सियासी भूचाल की अटकलें लगती अरे हैं। महाराज, इतना बढ़िया फिर पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट बिहार में लोग देख रहे हैं नहीं नहीं, 2015 से अभी देश तक। देश को ऐसा नहीं, वही बात हुई फिर कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो उसको भी कोई कह सकता है इतना बढ़िया बांसुरी बजा रहे हैं जैसे कृष्ण जी की धुन निकल रही है। नहीं, इस देश को आज की तारीख में तमाम ऐसे लोग, वैचारिक लोग हैं जो कहते हैं कि इस देश की अगर आगे जो दुर्गति हो गई आगे होगी, या जो आज हो रही है लोकतंत्र और संविधान जिस जहां पर दिख रहा है जिस खतरे में, उसके लिए अगर गुनाह की बात होगी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को गुनाहगार वो मानते हैं। बहुत सारे लोग निजी तौर पर हमसे कहते हैं, इस बात को हम कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो हमें पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, हमें इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इस देश में डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी और लॉन्ग लिव कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्थिति चाहिए, जब हमारा चिरंजीवी हो हमारा जो है संविधान और चिरंजीवी हो लोकतंत्र। देखते हैं क्या होता है इस छापेमारी। ईडी बिहार पहुंची है, क्या बिहार को शिकंजे से निकलते हुए बिहार को ईडी रोक पाएगी, फिर से हाका लगा पाएगी? बेंगलुरु तक से क्या मैसेज आएगा, और नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे? धन्यवाद अभिषेक, इजाजत दीजिए। आप लोग न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।